जी सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। लाइव हैं सर आप, प्लीज़ कंटिन्यू। यस यस मैडम, ओके। हाँ, भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह में एक बार फिर आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं हर बार की तरह एक नया नवाचार, एक नई बात, एक नई सोच, एक नया चिंतन। सभी दर्शकों से, मित्रों से निवेदन है, कृपया धीरे से सुनिएगा और लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, अपनी बात लिखें। और सभी मित्र इस नवाचार को कैसे सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इस पे विचार कीजिएगा। मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा अनिल त्रिपाठी सर को, गीता सचदेवा मैडम को और भारतीय विज्ञान संचारकों के समूह की सब पूरी टीम को धन्यवाद। तो आज के इस लाइव प्रोग्राम में हम जो बात प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो हमारा आज का टॉपिक है, जो हम कहना चाहते हैं वो है पृथ्वी पर पानी कहाँ से आया और पृथ्वी पर पानी कैसे लुप्त होता जाएगा, समाप्त होता जाएगा। इस विषय पर आज का हमारा प्रोग्राम है, आज का हमारा कार्यक्रम है। इस प्रोग्राम को प्रस्तुत करने का एक उद्देश्य यह है कि जैसा कि हमने देखा 22 मार्च को, शनिवार को, 22 मार्च शनिवार 2025 को विश्व जल दिवस था, वर्ल्ड वाटर डे। दुनिया भर में पानी के प्रति जागरूकता, पानी का सुरक्षित तरीके से, सही तरीके से और उसका पूरी दुनिया में इस तरह से इसके बारे में बहुत ही जहां तक भूजल वैज्ञानिक है या दूसरे वैज्ञानिक है, सभी ने मीडिया के माध्यम से या अन्य माध्यम से दुनिया भर में पानी को सुरक्षित तरीके से, स्वच्छ पानी के उपयोग के लिए सारी दुनिया में ये बात मनाई जाती है। सबसे पहले ये बात 1993 1993 में सबसे पहले ये शुरू हुआ कि पानी को बचाना, पानी को सुरक्षित रखना, स्वच्छ पानी का उपयोग करना और पेयजल के लिए, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए इसी उद्देश्य से विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हर बार की एक थीम होती है, हर वर्ष की एक थीम होती है। हर वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को और इसके पीछे एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है कि हमें जल का कैसे उपयोग करना है, कैसे जल का हमें सुरक्षित तरीके से हर उस प्राणी, हर उस इंसान, हर उस जीव तक पहुंचाना है, क्योंकि जल है तो जीवन है, ऐसा हमारे पूर्वज कहते रहे हैं। दुनिया भर में जल के प्रति जागरूकता स्वाभाविक है आज के समय में। तो मैं आज की चर्चा में मैं आपको बता दूं कि जैसे कि विश्व जल दिवस की इस बार की जो थीम है वो है ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, यानी हमारे जितने भी ग्लेशियर है उनकी सुरक्षा, उनकी सुरक्षा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस थीम पर इस वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जा रहा है। तो मैं तो जैसे कि आपके सामने कहता रहा हूं कि हम जब पूरी दौलनी ब्रह्मांड की अपनी चर्चा होती है, जब हमारे सारे संपूर्ण ब्रह्मांड की चर्चा होती है, जब क्रिएशन और डेस्ट्रक्शन की पूरी प्रोसेस को हम समझना चाहते हैं, यानी कि आप समझ लीजिए कि जब हम चर्चा करते हैं सृजन और विनाश की पूरी प्रक्रिया को,
तब बहुत सी बातें सामने आती है। जब अ, अ, पहले हमने जिस तरह से प्रोग्राम में अपनी बातें कहते आए हैं कि ब्रह्मांड में किस तरह से परमाणु की उत्पत्ति, अणु की उत्पत्ति, और किस प्रकार से हल्के से भारी तत्व और बनते गए। टॉपिक तो बहुत विस्तार का हो जाता है, लेकिन मैं इसको ब्रीफ में, संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि इस विषय पर जैसे कि हम अपने पूर्व कड़ियों में, पूर्व के सीरियल्स में जैसी बात कहते आए हैं कि हमें ये सोचना होगा कि कैसे हम जल दिवस को इस चर्चा में एक नए तरीके से अपनी बात कह रहे हैं, एक नए उद्देश्य से। और जैसा कि मैं अनेक बार कहता रहा हूं कि आपको पहले पहले ये सोचना होगा कि हमारा ये ग्रह किस तरह से अस्तित्व में आया है। तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि पानी इतना पुराना है, जल इतना पुराना है कि पृथ्वी की जो वर्तमान आयु बताई जाती है 4.56 बिलियन, 4.56 बिलियन वर्ष, अरब वर्ष, उससे भी पानी पुराना है। यानी कि हमारा जो जल है, हमारे पृथ्वी पर जितने महासागरों का पानी है, ग्लेशियर का पानी है, जिस जिस रूप में है, चाहे बादलों के रूप में, चाहे ग्लेशियर के रूप में, चाहे समुद्र के रूप में, नदियों के रूप में, वो जो भी पानी है, वो डायनासोर युग में भी जो पानी था वो आज के पानी के जैसा ही पानी था। और ऐसा सोचा जाता है कि पानी जो है बहुत पुराना है, और अरबों वर्ष पहले जो पानी कहाँ से आया, कैसे आया, ये बहुत सोचने की बात है। वैज्ञानिकों ने इस बात का समाधान निकाला है। और पृथ्वी के जन्म के जैसे जैसा कि ऐसा कहा जा रहा है कि पृथ्वी का जन्म हुआ तो उस समय एस्ट्रॉयड, जो क्षुद्र ग्रह थे, उनसे पानी पृथ्वी पर आया। जैसे जीवन क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी पर आया, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं। उसी तरह से हमारी इस पृथ्वी पर जो ये पानी का अस्तित्व है, विशाल मात्रा में पानी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि अभी वर्तमान में जो पानी है उससे कई गुना ज्यादा पानी पृथ्वी पर था, मतलब रहा है। तो मित्रों, आज की चर्चा में हम ये कहना चाहेंगे कि 4.56 बिलियन वर्ष पृथ्वी का जो जन्म का समय बताया जाता है, उससे भी पहले मतलब हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति से भी वो जो आयु कैलकुलेट कर रहे हैं, वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं, वो आयु ऐसी बताई जाती है कि पृथ्वी पर पानी की आयु बहुत ज्यादा है। तो आखिर पानी फिर एस्ट्रॉयड से कैसे आया? तो इस बात का समाधान जरूरी है कि क्या एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रहों के टकराने से, क्षुद्र ग्रहों से पानी कैसे पृथ्वी पर, किस प्रोसेस से, और क्षुद्र ग्रहों में खुद में पानी पहले पहले कहाँ से आया, ये भी एक समस्या है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें कि क्षुद्र ग्रह जो थे उन पर भी पानी कैसे आया। और आज वर्तमान में हमारे सौर मंडल में ऐसे बड़े बड़े क्षुद्र ग्रह हैं, एस्ट्रॉयड हैं, और कुछ क्षुद्र ग्रह इतने बड़े आकार के हैं जैसे चंद्रमा के आकार जैसे। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आज सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारे सामने ये है कि पानी का अस्तित्व कहाँ से आना शुरू हुआ, कब आना शुरू हुआ, कैसे हुआ, ये पूरी प्रक्रिया कैसे चली कि पृथ्वी पर इतना। हालांकि वैज्ञानिकों का जो एस्ट्रॉयड से पानी आया, तो फिर नेपच्यून पर पानी कैसे आया? क्या एस्ट्रॉयड से आया? या यूरेनस पर इतना पानी है विशाल मात्रा में? या ब्रह्मांड में और भी कई ग्रह हैं जिन पर पानी है? पृथ्वी जैसे ग्रह हैं, सुपर आर्थ कैप्टर ग्रह हैं, उन पर भी पानी है।
तो मित्रों, पानी आखिर इस ब्रह्मांड में बनता कैसे है? ये H2O यानी हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु, ये मिलकर के H2O, ये बनता कैसे है, अस्तित्व में आता कैसे है? ये एक समस्या केवल मात्र अगर नेबुलर हाइपोथेसिस से सोचें कि हमारा सौर मंडल का जन्म गैस, डस्ट और पार्टिकल के कलेक्शन से, और इस तरह से फिर उसमें एक्रीशन में पदार्थ टकराते गए, क्षुद्र ग्रह टकराते गए, और इस तरह से धीरे धीरे हमारा ये सौर मंडल में ग्रहों का जन्म हुआ, और सभी ग्रह इसी तरह से बने। सभी ग्रहों के बनने से फिर आगे एस्ट्रॉइड से फिर वो पानी महासागरों का आया कैसे? ओरिजिन ऑफ वाटर। तो पृथ्वी पर पानी का अस्तित्व एक बहुत बड़ा प्रश्न है। केवल पृथ्वी की बात अगर ना करके, अगर हम ब्रह्मांड में जितने भी अब तक खोजे जा रहे ग्रह हैं, पता चल रहा है, अन्य ग्रहों के बारे में पता चल रहा है, क्या उन पर भी पानी जो एस्ट्रॉइड से ही आया होगा? ऐसा प्रश्न होता है। हमारे सौरमंडल की बात करें तो कई चंद्रमा है, कई गैर दानव ग्रह हैं, कई दूर से रोकी ग्रह हैं। क्या उन सभी पर एस्ट्रॉइड की कॉलिजन से और इससे क्षुद्र ग्रह से आकर पृथ्वी की तरह वहां पर भी पानी ऐसे ही आया? तर्क बड़ा गजब का है। आपको सोचना चाहिए कि पानी की शुरुआत यानी पानी का अस्तित्व कैसे धीरे धीरे इस ग्रह पर आया। तो मैं जैसे कि पहले ही शुरुआत करता आया हूं कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है, जो रॉकी ग्रह के रूप में आज इतना हैबिटेबल ग्रह, जीवनदायी ग्रह है। तो आप सोचिए कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है, वो वास्तव में जब हम सोचें कि वास्तव में पृथ्वी पर पानी की बात है, तो अगर हम तो आप सोचिए कि पृथ्वी पर पानी जो है वो वो प्रारंभ कहां से करें हम? ये भी एक प्रश्न है कि क्षुद्र ग्रह टकराए और इससे से पानी बना, तो वो उसकी प्रोसेस पूरी क्लियर नहीं है। अगर हम नेबुलर हाइपोथेसिस के अनुसार भी ग्रहों के जन्म की बात को सोचें, तो ये एक सोचने की बात है कि वास्तव में क्या ये जो ग्रह बनते हैं उनके साथ उन पर जो पानी का अस्तित्व आना प्रारंभ होता है, वो प्रारंभ कैसे होता है, क्या पूरी कहानी क्या है? ये विस्तृत जानकारी अभी तक वैज्ञानिकों के पास नहीं है। और एस्ट्रॉइड पर से अगर एस्ट्रॉइड से पानी आया, तो मुझे स्वाभाविक रूप से ये सभी के दिमाग में होगा कि एस्ट्रॉइड में खुद में पानी कहां से आया। ये भी एक सोचने की बात है कि वो पानी बना कैसे पहले पहले। तो इसी पर आज हम कुछ कहना चाहते हैं। वास्तव में हमारा इस आज के टॉपिक पर जो हम कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पर पानी आया कैसे और कैसे समाप्त होगा। आगे भविष्य में पानी धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। पहले पहले पृथ्वी पर पानी में बहुत ज्यादा था, और अब पानी कम होते 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 और धीरे धीरे पानी कहाँ तक कम होगा, कितना कम होगा, और अंततः क्या होगा? क्या मंगल ग्रह की तरह एकदम वीरान ग्रह की तरह एकदम पानी जहां पर अस्तित्व नहीं है, क्या वैसा हो जाएगा? वीनस की तरह या दूसरे कुछ और चंद्रमा और ग्रह हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि पृथ्वी का चंद्रमा पृथ्वी से बना। एस्ट्रॉइड की टक्कर तो चंद्रमा में भी हुई, और चंद्रमा पर तो पानी कुछ है ही नहीं। और ऐसा हालांकि अभी रिसर्च हो रही है कि चंद्रमा के ध्रुवों पर, दक्षिण ध्रुव पर पानी की खोज की जा रही है। और ऐसे कई अभियान हैं, विश्व के कई संस्थाओं के अभियान हैं, भारत भी उसमें बहुत आगे है। लेकिन हमारा ये जो आज का टॉपिक है,
वो टॉपिक ये है कि आखिर पानी बना ही कहां से, कब से। और मूलभूत रूप से फंडामेंटली ओरिजिन ऑफ वाटर, पृथ्वी पर पानी आने से बात इतना ही नहीं है। जैसा कि हम अपने पूर्व चर्चाओं में मैं भी कहता रहा हूं, हमारे सौर मंडल का जन्म का ये जो सिद्धांत दिया जाता रहा है, ये सिद्धांत एकदम गलत है। मैंने इसको चैलेंज किया है और अनेक बार इसको चैलेंज करते हुए मैं कहता रहा हूं कि देखिए, ये सौर मंडल के जन्म का सिद्धांत एकदम गलत है। वास्तव में हमारा सौर मंडल इस तरह से नहीं बना। हमारे सौर मंडल का जन्म इस तरह से गैस डस्ट पार्टिकल इकट्ठे हुए, फिर उसके एक्रीशन में ऐसे क्षुद्र ग्रह टकराते हुए, फिर इस तरह से ये क्षुद्र ग्रह टकराते टकराते फिर क्या है कि ऐसे पृथ्वी बनी, और फिर इस तरह से दूसरे ग्रह बने, और फिर ये इस तरह से सौर मंडल का इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ। और इस तरह से इसमें बहुत सी मूलभूत कमियां हैं। एक बहुत बड़ी कमी जो है, जो वैज्ञानिक कहते हैं और बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, वो कमी क्या है कि रॉकी ग्रह एक जैसे एक बने, और गैस दानव ग्रहों के बारे में इसमें कुछ नहीं है। तो हमारा जो सूर्य है, जैसे उससे बड़े बड़े भीमकाय तारे मिले हैं, बड़े आकार के तारे मिले, और ऐसे से वो ठंडे होते हुए धीरे धीरे सिकुड़ते हुए, जैसे कि ये देखिए, हमारा जो सूर्य है भविष्य में इस तरह से एक एक लो मास स्टार के बाद में धीरे धीरे ये एक ब्राउन ड्वार्फ में, और इस तरह से फिर जुपिटर में, फिर इस तरह से। तो हमारा सूर्य जो है वो पहले भीम का तारा था, और इस तरह से सिकुड़ते और हमारा ये सूर्य इस तरह से। तो हालांकि ये आइडिया जो है, जो सूर्य के जन्म का हम बता रहे हैं कि सूर्य जो है वो इस तरह से देखिए, तो ये सूर्य जो है इस तरह से सिकुड़ता हुआ छोटा होता गया, और इस तरह से एक प्लेनेट में कन्वर्ट होता गया। हालांकि जुपिटर को एक फेल्ड स्टार के रूप में सोचा जाता है। कुछ खगोल शास्त्री ऐसा सोचते हैं कि जुपिटर इज ए फेल्ड स्टार। और आगे बढ़ते हैं कि वास्तव में हमारा जो सोलर सिस्टम जो है हकीकत में कैसे बनता है। ऐसे नहीं बनता, ऐसे नहीं बनता है। हम इसको चैलेंज करते हुए नया क्या दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं नया कि वास्तव हमारा सोलर सिस्टम जो है वो सिकुड़ता हुआ छोटा होता गया, और इस तरह से हमारा ये सोलर सिस्टम जो है इस तरह से, ये देखिए, ये सिकुड़ते और इसके ग्रह भी सिकुड़ते गए, और इस तरह से हमारी जो पृथ्वी है पहले बहुत बड़ी थी, सुपर आर्थ कैप्लर ग्रह थी। इस तरह से दूसरे ग्रह भी बड़े थे, वीनस भी बड़ा था, मरकरी भी बड़ा था, और जैसे दूसरे गैस दानव ग्रह भी बड़े थे। और अगर हम सोचें कि देखिए, हमारा जो सूर्य जो है वास्तव में ऐसे सिकुड़ते इसका जन्म हुआ। पहले सूर्य भीम का तारा था, और फिर सिकुड़ते छोटे तारे में। तो इस तरह से ये चित्र हमने नासा की वेबसाइट और दूसरी वेबसाइट से भी कलेक्ट किया है। तो देखिए आपके सामने ये इस तरह से जो आप देख रहे हैं, ये तारे सिकुड़ते हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप विचार कीजिए कि हमारी जो ये पृथ्वी है, देखिए, पहले सुपर आर्थ थी, और उससे पहले भी बड़ी थी। तो इस तरह से हमारी ये पृथ्वी इस तरह से थी, और फिर और आगे वीनस जैसी होती जाएगी। तो ये चित्र जो है केपलर मिशन के चित्र है। अगर आप नासा के केपलर मिशन की वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको ये इस तरह के चित्र दिखाई देंगे। और आप ये जो चित्र देख रहे हैं ये मेरे बनाए हुए नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये नासा के केपलर मिशन की जो वेबसाइट है वहां से ये डाउनलोड किए हुए चित्र है। और देखिए ध्यान से कि इस तरह से ये जो चित्र है ये दर्शा रहे हैं कि कैसे एक ग्रह, गैस दानव ग्रह, और धीरे धीरे रॉकी ग्रह में बदलता है, और इस तरह से सुपर आर्थ में बदलते हुए, और फिर पृथ्वी में बदलते हुए, और भविष्य में आगे पृथ्वी के बाद में क्या होगा, वीनस,
मार्स, इस प्रकार से चंद्रमाओं में, इस प्रकार से प्लूटो में, और इस तरह से पानी लुप्त होता जाएगा। तो पहले तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ये कन्वर्जन की थ्योरी है। कन्वर्जन का मतलब यह है कि हमारा जो सौर मंडल का जन्म हुआ वो कॉलिजन से नहीं हुआ, बल्कि इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह से इस प्रकार से सिकुड़ से कन्वर्जन से हुआ, सिकुड़ से हमारा ये सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया। और हमारा जो सूर्य है, जो भीमका तारे के रूप में था, वो धीरे धीरे सिकुड़ते हुए वर्तमान साइज में, वर्तमान ग्रेविटी में, वर्तमान मास में इस तरह से अस्तित्व में आया। तो साथियों, मैं जो कहना चाहूंगा आगे कि केपलर मिशन से इतने 3000 से अधिक ग्रहों का पता चला, और भी ग्रहों के पता चल रहा है दूसरे अभियानों से, और दुनिया भर में ग्रहों के ऐसे ऐसे ग्रहों का पता चल रहा है। और अब तो संख्या इतनी विशाल संख्या हो चुकी है कि अब सोचने को मजबूर करते हैं कि एक ग्रह की तुलना दूसरे ग्रह से करें तो लगता ऐसा है कि एक सीक्वेंस बन रही है, एक कड़ी बन रही है, एक श्रृंखला बन रही है। और उससे ऐसा फिर समझ में आता है कि वास्तव में फिर ये ग्रह इस तरह से एक ग्रह का दूसरे ग्रह से रिलेशन क्या है, ग्रेविटी, मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड, सभी केमिकली, फिजिकली, जियोलॉजिकली, सभी तरह से, बायोलॉजिकली, सभी तरह से उन ग्रहों में एक से दूसरे अगले ग्रह की स्टेज जो है एक दूसरे से कनेक्टेड लगती है। ऐसा लगता है कि हमारा ये पृथ्वी ग्रह जो है, पहले सुपर आर्थ था, सुपर आर्थ से पहले और बड़ा था, और बड़ा था, मिनी नेपच्यून था, मिनी नेपच्यून से बड़ा नेपच्यून था, नेपच्यून से बड़ा फिर मिनी यूरेनस था, मिनी यूरेनस से बड़ा। मतलब आप देखिए कि जुपिटर और सैटर्न के बीच में अनेकों ग्रह मिले। सैटर्न और वीनस, सॉरी, सैटर्न और यूरेनस के बीच में अनेकों ग्रह मिले हैं। यूरेनस और नेपच्यून के बीच में ये एक इतनी सिस्टमेटिक चैन और श्रृंखला बन जाती है जो ये आपको सोचने को मजबूर कर देती है कि वास्तव में कन्वर्जन थ्योरी से ही हमारे सौर मंडल के ग्रह बने, हमारे पृथ्वी के का जन्म, चाहे दूसरे वीनस हो, मार्स हो, सभी का कन्वर्जन से। वैज्ञानिक कहते हैं कि मंगल पहले पृथ्वी था, तो पानी कहाँ गया? आप सोचिए कि मंगल अगर पहले पृथ्वी था तो वो पानी गया कहाँ? या पृथ्वी पहले सुपर आर्थ थी, और सुपर आर्थ पहले और पीछे जाए तो बड़े बड़े आकार में मिनी नेपच्यून थी। तो आखिर सोचिए कि पानी बनता कैसे है और पानी समाप्त कैसे होता है। तो विश्व जल दिवस के अवसर पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पहली बात तो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन और रिवोल्यूशन की जो थ्योरी है, जिसको कहते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस, वो कांट और लाप्लास जैसे वैज्ञानिकों ने दी, वो एकदम गलत साबित हो रही है कि गैस डस्ट के इकट्ठे ऐसी नेबुलाओं का पता चल रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे उसमें बनते हुए देखे जा रहे हैं और खोज हो रही है। लेकिन मेरी बात आप हल्के में नहीं ले सकते, मेरी बात में भी तथ्यात्मकता है, और मैं एक लॉजिकली और साइंटिफिकली और उस बेस पर कह रहा हूं जो नासा के अभियान प्रस्तुत कर रहे हैं, या यूरोपियन स्पेस एजेंसी के, या दुनिया के दूसरे देशों के अभियान, जो खगोलीय अभियान है, उनसे पता चल रहा है। तो आप सोचिए कि पानी जो है कहां से बनना शुरू हुआ। मैं कहता हूं पानी का अस्तित्व, मेरा जो विचार है वो ये है कि पानी सबसे पहले जैसे जैसे सूर्य है वो डिम होता जाएगा, डिम होगा, एक छोटे तारे में बदलेगा, वो एक ब्लैक होल या सुपरनोवा में कन्वर्ट नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सूर्य जो है आसपास के ग्रहों को निगल लेगा, बड़ा बड़ा आकार का होता जाएगा, सूर्य में विस्फोट होंगे और इस तरह से सूर्य जो है मरकरी को, वीनस को निगल जाएगा, पृथ्वी को निगल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि हमारी कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी के अनुसार सूर्य सिकुड़ता जाएगा, और सूर्य सिकुड़ते सिकुड़ते एक लो मास स्टार में बदलेगा, और लो मास स्टार से फिर इस और छोटा होगा, ब्राउन ड्वार्फ में, इस तरह से फिर वो एक जुपिटर जैसे तारे में, ग्रह में बदलेगा, और जुपिटर से फिर वो धीरे धीरे हॉट जुपिटर, फिर कोल्ड जुपिटर, फिर इस तरह से धीरे धीरे उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा।
वो ट्रांसफॉर्मेशन होते होते क्या होगा, फिर धीरे धीरे क्या है कि हमारा ये गैस दानव ग्रहों का जो परिवर्तन है, जो रूपांतरण है, एक रॉकी ग्रह में होता जाएगा। और इस तरह से गैस दानव ग्रह, जैसा कि हमने पहले चार्ट के द्वारा भी ये बात समझाई थी, आप देख रहे हैं जो मैं ये नीचे चार्ट बता रहा हूं, ये जो चार्ट है, इस चार्ट में मैंने ये कहने का प्रयास किया है इस चार्ट के माध्यम से मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कैसे ब्लैक होल ब्लू स्टार में, व्हाइट ब्लू स्टार में, व्हाइट स्टार में, व्हाइट स्टार, येलो स्टार से ऑरेंज स्टार, रेड स्टार, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, ये पूरा चार्ट है कि शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां तक होता है। तो साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग विचार कीजिए, हमारा ये जो ग्रह है, इस पर विशाल मात्रा में ये पानी जो है, इसका अस्तित्व वास्तव में सूर्य से सिकुड़ते हुए धीरे धीरे एक लो मास स्टार, फिर एक ब्राउन ड्वार्फ ग्रह जैसे, तारे जैसे, फिर जुपिटर जैसे, फिर धीरे धीरे रासायनिक अभिक्रियाएं आगे बढ़ेगी, क्योंकि जुपिटर में रासायनिक भौतिक क्रियाएं चल रही है और धीरे धीरे उसमें पानी बन रहा है। और जुपिटर के बाद में और सैटर्न से पूर्व ऐसी अनेक अवस्थाओं के ग्रह मिले हैं, उनमें भी पानी बन रहा है। और फिर धीरे धीरे शनि में और बनता है, शनि के बाद में यूरेनस, नेपच्यून में पानी की मात्रा और बढ़ती है। तो इस कन्वर्जन प्रोसेस का बहुत महत्व है। आप कन्वर्जन जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसको एक बहुत ही आप अद्भुत रूप से खोज समझ सकते हैं कि वास्तव में रूपांतरण प्रक्रिया जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कॉलिजियन प्रक्रिया के तुलना में। कई लोग कॉलिजियन पर बहुत ज्यादा कि चंद्र, आपको दिख रहा है चंद्रमा का जन्म जो है कॉलिजियन से होगा, लेकिन कॉलिजियन से कोई भी ग्रह नहीं बनता। ये कोई चांस की बात हो जाती है, कोई चंद्रमा या तारा जो है वो इस तरह से ये चंद्रमा का जन्म नहीं हुआ। या आप देख रहे हैं ये पृथ्वी के जन्म को, मैंने ये जो चित्र है आपके सामने, ऐसे पृथ्वी का जन्म नहीं हुआ। तो वास्तव में हम क्या कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं रूपांतरण के द्वारा धीमे धीमे रासायनिक अभिक्रियाएं बढ़ती गई आगे, और धीरे धीरे हमारे गैस दानव ग्रह से फिर धीरे धीरे एक सॉलिडिफिकेशन होते हुए, जैसे रॉकी ग्रह में बदलते हुए धीरे धीरे पानी का अस्तित्व आने लगा। और ये पानी का अस्तित्व धीरे धीरे आता कैसे गया, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रियाएं आगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनते गई, और ये H2O पानी धीरे धीरे अस्तित्व में आया। जैसे यूरेनस, नेपच्यून के बाद मिनी नेपच्यून, फिर सुपर 8, फिर इस तरह से धीमी गति से ये रासायनिक अभिक्रियाएं आगे बढ़ती गई। और इस तरह से ये रासायनिक अभिक्रियाएं आगे जा करके हमारे इस पृथ्वी ग्रह पर पानी का अस्तित्व है, ना कि एस्ट्रॉयड के टकराते जाने से। और एस्ट्रॉयड में पानी कहां से आएगा, प्रश्न तो ये है ना। एस्ट्रॉयड में जो क्षुद्र ग्रह हैं, जिनके द्वारा ये पृथ्वी जैसा ग्रह टकराते टकराते वो बना, तो आखिर ये पृथ्वी जैसे ग्रह पर सोचने की बात है कि एस्ट्रॉयड पर स्वयं पर पानी कहां से आया। इसका जवाब है क्या वैज्ञानिकों के पास। मान लिया कि एस्ट्रॉयड से पानी आया, लेकिन एस्ट्रॉयड स्वयं पर जो पानी है वो कहां से लाए, तो ये सोचने की बात है। और अब इस बात को और आगे अगर हम सोचें कि हमारा ये जो पृथ्वी ग्रह जो है, इस पे पानी समाप्त कैसे होगा, ये रासायनिक अभिक्रियाओं का जो क्रमिक जो चैन चलती रहती है, जैसे हमारे पृथ्वी पर जो पर्यावरण में बदलाव आ रहे हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ग्लेशियर धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, बहुत तेजी से पृथ्वी पर पानी कम होता जा रहा है, महासागरों का पानी दूषित होता जा रहा है, और वो रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दूसरे मॉलिक्यूल्स में, दूसरे अणुओं में और जटिल अणुओं में बदल रहे हैं। धीरे धीरे हमारे पृथ्वी ग्रह, जहाँ पे कई रेगिस्तान, और इस तरह से हम देख रहे हैं, आज मंगल ग्रह को देख रहे हैं जहां पर पानी बहुत कम हो गया है, लगभग सरफेस वाटर एकदम खत्म हो गया है, और पानी के निशान वहां पर मंगल ग्रह पर दिखाई दे रहे हैं।
उसकी सतह के नीचे पानी की संभावनाएं बताई जाती है। लेकिन जिस तरह से पानी खत्म हो रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं से, पहले बहुत ज्यादा मात्रा में, फिर धीमे कम होता गया, और इस तरह से आप देख रहे हैं धीमी गति से पृथ्वी पर पानी, और पहले ये सुपर आप है, और सुपर आप के बाद में ये अर्थ है। इस तरह से धीमी गति से, मैं थोड़ा पास में ले आता हूँ, तो देखिए, आप सोचिए कि पृथ्वी पर धीरे धीरे पानी कैसे खत्म हुआ, किस तरह से पानी समाप्त होता गया, कैसे बना, इस तरह से बना, और बनते 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 धीरे 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 पानी लुप्त होता गया। और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा पानी पहले ज्यादा मात्रा में वो कम होता गया, सुपरार्थ में ज्यादा था, पृथ्वी में कम हो गया, आगे और कम हो गया, आगे और कम हो गया। इस तरह से धीमी गति से पृथ्वी से पानी समाप्त होते होते एकदम इस तरह से। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप विचार कीजिए कि पानी आया ही कहां से और कैसे समाप्त होता जा रहा है। तो क्या इसमें कोई इंसान के कारण है, या मानव मानव स्वयं एक रासायनिक अभिक्रिया का हिस्सा है? जीव जंतु, पशु पक्षी, कीट पतंगे, वनस्पतियां सभी एक रासायनिक प्रोसेस के हिस्से हैं। वो रासायनिक प्रक्रिया, वो केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल चैन जो है, उसी के परिणाम से सब कुछ बदलाव हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हकीकत में जो आप लोग सोच रहे हैं कि पृथ्वी पर पानी एस्टेरॉयड से आया, एस्टेरॉयड से नहीं आया। महासागरों में इतना पानी कहां से आया, ग्लेशियर में कहां से आया, बादलों में इतना पानी आया, ये सब वास्तव में पानी का ओरिजिन कहां से, ओरिजिन ऑफ वाटर, हाउ दिस इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हुआ, ये कैसे संभव हो सकता है कि पृथ्वी पर इतना विशाल मात्रा में पानी। तो इसके पीछे मूल कारण ये है कि बृहस्पति और शनि के बीच में अनेक ग्रह मिले, शनि और यूरेनस के बीच में अनेक ग्रह मिले, यूरेनस नेपच्यून के, ये एक रासायनिक प्रोसेस से बनता हुआ अस्तित्व में आया, और पृथ्वी जैसे हैबिटेबल प्लेनेट पर पानी विशाल मात्रा में बन गया। तो प्रिय साथियों, आज की चर्चा में आपने क्या देखा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि पृथ्वी के इस विश्व जल दिवस पर जो पानी के अस्तित्व का प्रश्न है कि पानी आए कहां से और कैसे लुप्त होता जाएगा, कैसे समाप्त होता जाएगा। वास्तव में पानी एक खगोलीय विशाल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस का हिस्सा है, और ये रासायनिक प्रक्रिया धीमी गति से धीरे धीरे पृथ्वी पर पानी अस्तित्व में आया, और धीरे धीरे पानी लुप्त होते होते और पृथ्वी पर एकदम पानी एक ठोस पिंड के रूप में रह जाता है। तो प्रिय साथियों, आज की चर्चा में मैंने जो ये प्रस्तुत किया अपना नवाचार, आप के इस संबंध में क्या टिप्पणी है अवगत कराएं, और आप अपनी बात लिखें, आप अपनी बात बताएं। और मैं समझता हूँ ये चर्चा, ये नवाचार कि पानी कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे लुप्त होता गया, तो एक लॉन्ग प्रोसेस ऑफ केमिकल चेंजेस, एक लंबी रासायनिक प्रक्रिया, अभिक्रिया का परिणाम है। ए वेरी लॉन्ग चेन reaction of chemicals that transform that possible from transformation of planets, and then finally end of water. तो वास्तव में आपने आज मुझे सुना, जो उस पर विचार कीजिएगा, मनन कीजिएगा, सोचिएगा। आज की इस चर्चा को आपके सामने जो मैंने बताया है उस पे आपकी टिप्पणी जरूर होगी, कुछ ना कुछ आपने विचार जरूर किया होगा कि रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा प्लस ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा प्लस आपको ये बताया कि हमारे सौर मंडल का जन्म इस तरह से नहीं हुआ, बल्कि हमारे सौर मंडल का जन्म जो हुआ वो इस तरह से आपके सामने कि पहले हमारा सौर मंडल बड़ा था, हमारा सौर मंडल जो है वो इस तरह से विशाल आकार में था, और सिकुड़ते सिकुड़ते इस तरह से, तो हमारा सौर मंडल जो है ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा जन्मा, पूरी सिकुड़ता गया, और इस तरह से सिकुड़ते सिकुड़ते और धीरे धीरे हमारा ये सौर मंडल है, इसमें ये गैर दानव ग्रह सिकुड़ते सिकुड़ते रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इस तरह से धीमी गति से हमारे पृथ्वी पर पानी उत्पन्न हुआ। ओरिजिन ऑफ वाटर का मैंने ये जो तरीका बताया है कि केमिकल चेंजेस किस तरह से अंततः हमारे पृथ्वी ग्रह पर एक पृथ्वी जल जैसे अणु का निर्माण करते हैं,
तो आप सभी का धन्यवाद, आपने ये सुना। आज की इस चर्चा को मैं बस यही विराम देता हूँ। कृपया आप अपनी बात अवश्य लिखें, बताएं। धन्यवाद।